गुड इवनिंग सभी को। और कल की क्लास में एक जगह मैंने एक गलत सेंटेंस कह दिया था, तो उसको आप सुधार लेंगे। प्रियंका कानून को पहले मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष नहीं थे, वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, एक ये था। और एक सेकेंड चीज़ थी कि जो ग्रुप में क्वेश्चन पूछा, ये लेट आने वाले बिल्कुल नहीं सुधर रहे हैं, इनका कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। जिसके बारे में पूछा था, शायद मोनिका ने डाला था, तो मोनिका ने पूछा है क्वेश्चन, तो उसका मैं बता दूं क्या होता है कि जो जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है या कोई भी अदर स्कीम है ना, तो इनमें राज्य स्तर के भी राज्य स्तर से अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर से अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, और कभी कभी जिला स्तर से भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी योजना के लिए, ताकि वो वहाँ के लोग जो है उसको देखकर इंस्पायर हो सके। तो जो गौरी अरजरिया के लिए पूछा था, तो गौरी अरजरिया को मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, और 2024 में भावना डहरिया और उनकी लड़की, उनकी बेटी सिद्धि मिश्रा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टीकाकरण वाला टॉपिक। इसके पहले के टॉपिक मुझे लगता है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। जिन लोगों का पाठ्यक्रम वाली क्लास छूट गई थी, जब हमने सिलेबस को डिकोड किया था, तो उनके लिए मैंने एक क्लास बना के यूट्यूब पे शेयर कर दी है। जिन्होंने भी नहीं देखी है वो देख लें। इसके अलावा जो इस क्लास में नहीं लोग जुड़े हैं और आप उनको पहचानते हैं, आपके परिचित हैं, भले वो इस क्लास में नहीं जुड़े हैं, आप उनके साथ उसको क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी सिलेबस को डिकोड कर पाएँ और अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएँ कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्योंकि कई बार सिलेबस में सामने कुछ लिखा होता है, कोई टॉपिक लिखा होता है, पर उसमें हिडन टॉपिक भी कुछ कुछ होते हैं, है ना। तो वो सारे हिडन टॉपिक्स भी आप कवर कर सके अपनी तैयारी के टाइम पे। चलिए, तो आज हम टीकाकरण पढ़ेंगे। आज और कल में ये क्लास, कल या परसों तक ये क्लास खत्म हो जाएगी। टीकाकरण के वाला टॉपिक जो है ये समाप्त हो जाएगा और आपका पार्ट ए इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम टीकाकरण की बात करेंगे। टीकाकरण में हम जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, पहले इसको समझिए। प्रतिरक्षा क्या? प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी। तो जब हम मानव के रूप में जन्म लेते हैं तो कुछ इम्यूनिटी नेचुरली हमें मिलती है, नेचुरली प्राप्त होती है, यानी प्रकृति से हमें मिलती है। ये इम्यूनिटी क्या करती है कि हमारे शरीर को बाहर की कुछ बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, एक रेजिस्टेंस बनाती है कि हमें बाहर से कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मुख्यतः 4 रूपों में होती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, ये ऐसे लेट आने वाले क्लास को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। मैंने कितनी बार कहा आप प्लीज टाइम पर आइए। ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है जन्म से ही हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जब हम नेचुरली बर्थ होता है तो ये हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, देखिए 2 टाइप के जन्म होते हैं, मैंने ये पहले भी बताया है। एक होता है सी सेक्शन मतलब सीजेरियन, जिसमें बच्चा ऑपरेशन के थ्रू होता है, और एक होती है नॉर्मल डिलीवरी। तो जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जन्म लेता है वो बच्चा वेजाइना से होते हुए आता है, और उसके अंदर एक सी सेक्शन वाले बच्चे की तुलना में ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है, क्योंकि उसको बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज या बहुत सारा उसका इम्यूनिटी इससे बूस्ट होता है, क्योंकि उसकी नेचुरल डिलीवरी होती है। ठीक है, जब सी सेक्शन वाले बच्चों की बात आती है तो वो इनके कंपेयर में, मतलब नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों के कंपेयर में थोड़े कमजोर या कमजोर इम्यूनिटी वाले होते हैं। या आपने आसपास देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा।
अब हम आगे चलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये 4 रूपों में मिलेगी। सबसे पहला है प्रतिरक्षा तंत्र। ये कैसे है, ये कैसे प्राप्त होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा ये प्राप्त होती है। दूसरा है उपापचयी सुरक्षा तंत्र। इसमें विभिन्न हानिकारक जीवाणुओं को उपापचयी क्रिया के द्वारा नष्ट किया जाता है। शरीर में होने वाली बहुत सारी एक्टिविटी या जो अंदर उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये अपने आप खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। थर्ड है हीमोस्टेसिस तंत्र। ये क्या होता है, रक्त का थक्का जमा करके रक्त स्राव को रोकता है और शरीर की सुरक्षा करता है। यदि कंटिन्यूअस ब्लड फ्लोइंग होगी तो एक तो शरीर कमजोर हो जाएगा, दूसरा रक्त के माध्यम से भी कोई भी हानिकारक जीवाणु या वायरस जो है वो शरीर में जाकर शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थर्ड तंत्र होता है। और चौथा तंत्र होता है हार्मोन सुरक्षा तंत्र। हार्मोन सुरक्षा तंत्र होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन के माध्यम से हमें अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। कभी जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हार्मोन, एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, ये रिलीज होता है। नॉरपेनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होता है तनाव के दौरान। वहीं अगर तनाव से मुकाबला करने की बात करेंगे तो एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, ये जो है तनाव से आपको राहत देते हैं। ये हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब आप रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है ना। और एक दिन बताया था लव हार्मोन, एस्ट्रोजन, है ना। तो वो भी जब आपको अच्छा, आपका मूड अच्छा होता है तो वो हार्मोन रिलीज होता है, उससे आपको अच्छा महसूस होता है। अब सेकेंड नंबर पे जो ये टॉपिक है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी ऐसी उपार्जित यानी अर्न करना, उसको अर्जित करना, और ऐसी इम्यूनिटी जो हम बाहर से उसको अर्जित करते हैं। तो ये इम्यूनिटी क्या होती है, ये जन्म के बाद कृत्रिम रूप से प्राप्त की जाती है, मतलब बाहर से प्राप्त की, आर्टिफिशियली। ठीक है। तो ये कैसे अर्जित होगी, इसके 2 माध्यम होते हैं, 2 टाइप से ये हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो स्वयं के द्वारा, कि किसी संक्रमण के विरुद्ध शरीर जो है स्वयं का प्रतिरक्षण तंत्र बना लेता है। सपोज दैट सर्दी जुकाम के प्रति शरीर जो है स्वयं सक्रिय होकर प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। बहुत सारी एलर्जीज को लेके, जैसे डस्ट की एलर्जी रहती है, इनसे भी जो है शरीर अपने आप की इम्यूनिटी विकसित करता है। ये होता कैसे है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है टीकाकरण। तो पहले तो स्वयं से बन गई, और सेकंड होता है टीकाकरण, कि वैक्सीन के माध्यम से जो है रोगों के प्रति प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस के प्रति कोवैक्सीन का टीका, जैसे कोरोना वायरस सब जगह फैला तो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, इसके माध्यम से क्या हुआ, आपके शरीर में ये वैक्सीन दी गई और कोरोना के प्रति प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप किया गया। ठीक है। अब आता है मानव प्रतिरक्षा तंत्र, कि ह्यूमन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं, ऊतकों, ग्रंथियों एवं विभिन्न तरल द्रव्यों का एक समूह पाया जाता है, जिसे मानव प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का संगठन, इसमें क्या होंगे, इसमें ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, तरल द्रव्य वगैरह होते हैं। ओके। अब देखिए ऊतक क्या होते हैं। ऊतक में इसके अंतर्गत प्राथमिक लसिकाभ ऊतक, ठीक है, और एक होता है द्वितीयक लसिकाभ ऊतक। ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है। इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यानी ध्यान देकर याद करेंगे। इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, लास्ट टाइम पूछा था, और आगे भी ये पूछ सकता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक होता है थाइमस ग्रंथि होती है। तो प्राथमिक लसिकाभ ऊतक में क्या क्या आता है, एक तो आता है थाइमस और एक आता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। ठीक है। ये 2 चीजें आई, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। और द्वितीयक लसिकाभ में क्या आया, प्लीहा, टॉन्सिल, लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड और म्यूकोसा। ठीक है। ये 4 चीज आएंगी। इनको आप स्टार बना के याद कर लेंगे, फर्स्ट में कौन है, सेकेंड में कौन है। ठीक है।
अब कोशिकाओं की बात करते हैं। तो कोशिकाएं क्या है, इसके अंदर लसिका अणु और वृहद भक्षाणु इत्यादि आते हैं, ठीक है। और लसिका अणु क्या होता है, लिम्फोसाइट। लसिका अणु का मतलब क्या होता है, लिम्फोसाइट। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास अगर आपको वायरल होगा, आपने टेस्ट कराया तो वो बताएंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की वो मात्रा कैलकुलेट करते कि ब्लड में कितना लिम्फोसाइट है, ठीक है ना। उससे पता चलता है कि आपको कितने प्रकार का जो है, यानी किस प्रकार का कितना वायरल है, क्या मात्रा है वायरल की, ये सारी चीजें लिम्फोसाइट से क्लियर होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फोसाइट। और लसिका अणु का यानी वही लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। अस्थि मज्जा मतलब जो हमारी हड्डियों के बीच में, मतलब जैसे कोहनी है, कोहनी दो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो, ठीक है। इसके अंदर ये लसिका अणु यानी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण होता है, ठीक है। और इसके अंदर और किस किस चीज का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल भी यहीं बनते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल भी यहीं बनते हैं, प्लेटलेट्स भी यहीं बनती हैं और लिम्फोसाइट भी यहीं बनता है। यानी आपकी जो हड्डियों के जोड़ हैं, जहां पर अस्थि मज्जा होता है, वो अस्थि मज्जा बहुत सारी चीजें बनाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, ये सब चीजें अस्थि मज्जा बनाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये देखिए लिखा हुआ है श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं और कणिका अणु इत्यादि आते हैं, ठीक। कणिका अणु यानी ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। वृहद भक्षाणु के अंतर्गत बी कोशिकाएं या टी कोशिकाएं आती हैं, ठीक है। या वृहद भक्षाणु यानी फैगोसाइट। प्रतिरक्षा तंत्र के लिए वृहद भक्षाणु का मुख्य योगदान होता है, ओके। और बी कोशिकाएं जो हैं ये एंटीबॉडी बनाती हैं बॉडी में, ठीक है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण बी कोशिकाएं करती हैं। ये स्टार बना के याद करिएगा कि बी कोशिकाएं शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। बी कोशिकाएं क्या है, ये आरबीसी का एक टाइप है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का एक टाइप होती है बी कोशिकाएं, ठीक है। यानी बी कोशिकाएं जो है आरबीसी का एक टाइप है, इसका एक टाइप होती है बी कोशिका, ओके। और एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी समझिए एक छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं बॉडी में, जो शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं ये एंटीबॉडी। और इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसके बाद आता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बन गया बी कोशिकाओं से। अब हम एंटीबॉडी समझते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी या इसको प्रतिपिंड भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिपिंड भी कहते हैं, एंटीबॉडी अर्थात प्रतिपिंड। एक एंटीजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण होने वाला प्रोटीन युक्त अणु, मैंने बताया ना, ये प्रोटीन होता है, छोटा सा प्रोटीन होता है, और क्या करता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायता करता है, इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। प्रतिरक्षा तंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके निर्माण के लिए लसिका कोशिकाएं सहायक होती हैं, जो अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं, यानी बोन मैरो में पाई जाती है। और बोन मैरो कहाँ होता है वो मैंने आपको बताया है। लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फ सेल, लिम्फ सेल, इनको इंग्लिश में लिम्फ सेल कहते हैं। लसिका यानी लिम्फ और कोशिका यानी सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है, इसको प्रतिजन भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिजन भी कहते हैं। आप एक ऐसे समझो पहले कि एंटीजन एंटीजन क्या होता है। एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है जो जैसे ही अगर उसको वो डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर कोई बाहरी चीज प्रवेश कर गई, ठीक है, कोई बाहरी चीज प्रवेश कर जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये एंटीजन जो है वो बताएगा कि देखो कोई बाहर का जो है घुसपैठिया विदेशी नागरिक जो है आपकी बॉडी में घुस आया है। अब ये कैसे,
क्या क्या करेगा, तो ये जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए, जो एंटीजन है ना, ये एंटीबॉडी का जनरेटर है, जनरेट करेगा, जल्दी जल्दी बनाएगा, अपने सिपाही तैयार करेगा कि चलो जाओ लड़ो, एक घुसपैठिया घुस आया है, ये ऐसा करेगा, और ये रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा, एंटीबॉडी बनेगा वहीं पर, लेकिन एंटीजन उसके लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, वो डिटेक्ट करेगा कि कोई बाहर की चीज जो हमारी बॉडी की नहीं है, यानी जो अपने घर का नहीं है, ये बाहर से अंदर आ गया है, और ये किसी रोग के प्रति के विरुद्ध अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। मैंने बताया ना, कोई बाहर का यदि बैक्टीरिया या वायरस या कुछ आ जाएगा तो ये तुरंत बताएगा कि इसके विरुद्ध जो है आप काम करने के लिए तैयार हो जाइए, इसको ऐसा समझिए। ठीक है, अब आते हैं टीकाकरण पे। तो टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण किसी बीमारी को रोकने और उसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर विकसित करने के लिए जो दवा दी जाती, उस टीका या वैक्सीन, उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण की यह प्रक्रिया दवा को खिलाकर या पिलाकर अथवा इंजेक्शन द्वारा शरीर में दी जाती है। जैसे कोविड-19 वैक्सीन, यहाँ पर जितने भी लोग क्लास में हैं सभी को कोविड-19 वैक्सीन लगी है, तो इस बारे में सभी लोग जानते हैं कि वैक्सीन क्या करती है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम टीकाकरण का थोड़ा इतिहास जानते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि टीकाकरण की शुरुआत कैसे हुई, आगे टीकाकरण को लेकर विश्व में और आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कैसे हमारी जो मानव सभ्यता है इसमें जो बड़ी बड़ी बीमारियां आई उनसे बचाव हमने कैसे प्रारंभ किया, और कैसे मानव सभ्यता आज भी जीवित है। तो एडवर्ड जेनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मई 1796 में, मई 1796 में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किया। यहीं से सफलतापूर्वक टीकाकरण की शुरुआत हुई। तो टीकाकरण के जनक कौन हुए, टीकाकरण का पिता या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर, टीकाकरण के पिता, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, और इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, 1796 में। WHO के अनुसार, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, लुई पास्चर, ये भी एक वैज्ञानिक है, लुई पास्चर ने हैजा बीमारी को रोकने के लिए 1872 में पहला प्रयोगशाला निर्मित टीका बनाया था। इन्होंने प्रयोगशाला में हैजा बीमारी के लिए को रोकने के लिए एक टीका बनाया था। WHO के अनुसार 1985 में ही लुई पास्चर ने रेबीज का भी टीका बनाया। ठीक है, फिर 1937 में 1937 में मैक्स थेलर, ह्यूग स्मिथ और यूजेन हॉकेन ने पीले बुखार यानी पीत ज्वर का टीका विकसित किया था, और इसके लिए थेलर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, अब ये पीत ज्वर क्या होता है, देखो सर ने क्लास में पढ़ाया था, पीत ज्वर एक संक्रामक बीमारी है, ये एक वायरस से होता है, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और यकृत को नुकसान पहुंचाता है। आप एग्जाम के लिए जब याद करेंगे आप ऐसे ही याद करिएगा, जैसे कोई बीमारी है, कैसे फैलती है, किसके द्वारा फैलती है, उसका वाहक कौन है, उसका इलाज क्या है, किस अंग को नुकसान पहुंचाती है, ऐसे याद रखेंगे, सारी बीमारियां अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि एग्जाम में एक बीमारी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा, फिर आप छांट पाएंगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है। नाइनटीन 1939 में बैक्टीरियोलॉजिस्ट पर्ल केंड्रिक और ग्रेस एल्डरिंग ने पर्टूसिस यानी काली खांसी के टीके को विकसित किया। ठीक है, 1952 से 55 तक, 1952 से 55 तक पहला पोलियो टीका जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये प्रभावी पोलियो टीका जो है IPV है ना, IPV, ये IPV को अच्छे से याद करिएगा, जोनास साल्क के। 1952
1960 में 1960 में अल्बर्ट सॉविन ने ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी विकसित की थी। ओपीवी। 1969 में डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और फिर इन्होंने 1973 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट इरविंग मिलमैन के सहयोग से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को विकसित किया। 1971 में डॉक्टर मॉरिस हिलमैन द्वारा एमएमआर यानी मीजल्स, मम्स और रुबेला का टीका बनाया था। ठीक है, और एक बेसिक एमएमआर के लिए है कि किसी भी स्थिति में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को ही ये टीका दिया जाएगा। ठीक है, 2020-21 में कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत बायोटेक कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, द्वारा कोवैक्सीन टीके का निर्माण किया गया और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई। इसको आप याद कर लेना, संभवतः ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कौन सी वैक्सीन बनाई। मतलब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई और सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई। एक हैदराबाद में है, एक पुणे में है। अब हम आते हैं टीके के प्रकार पे। तो टीके के कितने प्रकार के टीके होते हैं और कैसे कैसे उनसे विकास होता है। वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए इसको हम बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस किस प्रकार के टीके होते हैं। एग्जाम में ये आने वाला नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है आपके। तो वैक्सीन को बनाने की तकनीक अथवा रोगाणुओं की प्रकृति के आधार पर टीके निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है निष्क्रिय टीके। ये निष्क्रिय टीके कैसे होते हैं? इनमें मृत रोगाणु का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिंदा है रोगाणु तो वो तो रोग फैला रहा है, तो उस मरे हुए रोगाणु को जो है वो उसका यूज करके उसको शरीर में जो है इंजेक्ट करते हैं। यह टीका सक्रिय टीकों की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इस टीके के द्वारा हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो, रेबीज इत्यादि बीमारियों की रोकथाम की जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें क्या याद करना है कि निष्क्रिय टाइप के टीके कौन से हैं। तो ये याद कर लेना है कि पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस ए, फ्लू ये निष्क्रिय टीके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मृत रोगाणुओं से बनते हैं। सक्रिय या जीवित टीके ये कैसे हैं? इस टीके में जीवित रोगाणु के कमजोर या क्षीण रूप का यूज करते हैं और ये टीके अपेक्षाकृत खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये अन्य टीकों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए खसरा, मम्स, रुबेला एमएमआर का टीका, ठीक है, और रोटावायरस, चेचक, स्मॉल पॉक्स, पीला बुखार इत्यादि बीमारियों का इलाज भी इन्हीं टीकों से होता है। तो सक्रिय या जीवित टीके कौन कौन से होते हैं? ये वाले, इनको ऐसे याद करना है। इसमें जीवित रोगाणु के कमजोर या क्षीण रूप का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट mRNA, मैसेंजर आरएनए टीके। ये टीके शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीन्स के मुख्य घटक प्रोटीन को, यानी जो आरएनए, आपको पता है आरएनए बताया है मैंने, प्रोटीन को संशोधित करके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई गई जाती है इनसे। हाल ही में जो कोविड-19 के इलाज हेतु इसी तकनीक का यूज किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई कोविड-19 के इलाज में जो वैक्सीन लगी उसमें किस तकनीक का यूज किया है, तो आपको पता होना चाहिए mRNA या मैसेंजर आरएनए तकनीक का प्रयोग करके टीका बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है सब यूनिट पुनः संयोजक पॉलीसेकेराइड या संयुग्म टीके। इस टीके को रोगाणु के कुछ विशिष्ट भागों जैसे प्रोटीन, शर्करा, कैप्सिड का प्रयोग करके बनाया जाता है। इन टीकों द्वारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, न्यूमोकोकल रोग और मेनिंगोकोकल रोग, दाद आदि का उपचार इसी से किया जाता है। ठीक है, ये सारे इसके माध्यम इससे बनते हैं। अब इसके बाद आते हैं टॉक्साइड टीके। तो टॉक्साइड टीके क्या होते हैं? ये टीके रोगाणु द्वारा निर्मित एक विष या हानिकारक उत्पाद का उपयोग करके बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए डिप्थीरिया, धनुस्तंभ इत्यादि बीमारी की रोकथाम इन्हीं टीकों से होती है। और आता है लास्ट में, यह है वायरल वेक्टर टीके। इसको मोस्ट आईएमपी लगाइएगा और याद करिएगा वायरल वेक्टर टीके।
सबसे पहले तो वेक्टर समझो। वेक्टर का मीन्स क्या होता है? संवाहक, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। ठीक है, ये है संवाहक, वेक्टर। तो वेक्टर जैसे ये क्या होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में वही रोगाणु रहते हैं। ठीक है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच्छर, मक्खी, खटमल, पिस्सू, बालू मक्खी, सीसी मक्खी, ये सब वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सब वेक्टर के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो रोगाणु रहते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इनको ले जाते हैं। और इनके टीके, ये जो टीके हैं, ये इन्फ्लुएंजा, वेसिकुलर, स्टामाटाइटिस वायरस, वीएससी, वीएसवी, खसरा वायरस, एडेनो वायरस आदि वायरस को मिलाकर ये संशोधित करके बनाए जाते हैं। ठीक है, और अन्य टीके वर्तमान में डीएनए टीके और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर टीके इत्यादि पे शोध चल रहा है। और भी एडवांस टेक्नोलॉजी में अभी भी रिसर्च चालू है कि और किस किस प्रकार से टीके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे, यानी टीकाकरण कार्यक्रम। तो 1946 में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को सैन्य उपयोग के अलावा नागरिक उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। सबसे पहले जब टीके बनते थे तो उनका यूज करने के लिए सैनिकों को ही सबसे पहले उन पर यूज किया जाता था। ठीक है, और जब वो वहां पर, क्योंकि उस समय में युद्ध वगैरह बहुत हो रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके बाद में जब उनको लगा कि नहीं अब ये खत्म हो गया, तो अब सैन्य उपयोग के अलावा उन्होंने फिर चलो नागरिक उपयोग के लिए भी उसको प्रारंभ किया। 1960 के दशक में सोवियत संघ यानी रूस, उस समय में रूस सोवियत संघ था। ठीक है, और रूस ने ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का पहली बार परीक्षण किया, उत्पादन किया और उसका प्रयोग रूस सहित पूर्वी यूरोप में किया गया। ठीक है, और चेकोस्लोवाकिया, अब ये अलग है, अलग कंट्री है, पहले ये रूस का ही हिस्सा था। तो चेकोस्लोवाकिया पोलियो उन्मूलन करने वाला दुनिया का पहला देश बना। सबसे पहले यहां से पोलियो खत्म हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई दुनिया में सबसे पहले पोलियो कहां उन्मूलन हुआ था। ठीक है, 1967 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वृहद स्तर पर चेचक की बीमारी को रोकने के लिए गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप 1988 में पूरे विश्व में चेचक का उन्मूलन किया गया। अब पूरा विश्व चेचक से कब उन्मूलन हुआ? 1988 में। 1988 में WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की। चेचक खत्म किया जैसे ही, वैसे इन्होंने कहा अब पोलियो खत्म करना है। ठीक है, देखिए एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, आपको याद करते समय बस एक कड़ी को दूसरे के साथ जोड़ते चलना है। 1971 में MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला वैक्सीन का विकास किया गया और इसी के साथ MMR टीकाकरण की शुरुआत हुई। 2016 में मेनिंजाइटिस वैक्सीन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। 2019 में इबोला वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया और 2021 में कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 का सफल प्रयोग किया गया। ठीक है, ये 3 याद रखिएगा, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। अब भारत में टीकाकरण कार्यक्रम हम देखेंगे। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम जो है 1978 में टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार EPI की शुरुआत हुई। इससे पहले 1974 में WHO ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, और 1975 में भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को अपनाया था और उसके बाद 1978 में ये EPI की शुरुआत हुई। इसको कहते हैं EPI को एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत हुई और ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। सबसे पहले शहरी क्षेत्रों में ही टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुए। ठीक, फिर 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई और 1986 में टीकाकरण प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ हुआ। भारत सरकार ने 2012 को गहन नियमित टीकाकरण वर्ष घोषित किया। ये पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, इसको याद कर लीजिएगा कि किस वर्ष को गहन नियमित टीकाकरण वर्ष घोषित किया गया था। भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। यह घोषणा WHO ने की थी
भारत में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में सामने आया था। भारत में पोलियो के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत 1972 के आसपास हुई थी। 2015 में ग्लोबल पोलियो उन्मूलन कार्यनीति के भाग के रूप में यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन प्रारंभ की गई। अभी हमने देखा था पोलियो वैक्सीन निष्क्रिय टाइप की होती है ना। और विश्व टीकाकरण कार्यक्रम 10 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 2017 में खसरा, रुबेला, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे, एमआर मतलब मीजल्स और रुबेला है ना, पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, एडल्ट जापानी इंसेफेलाइटिस जेई को शुरू किया गया। इनके टीकों को प्रारंभ किया गया। 2019 में टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया टीडी की पूरे देश में शुरुआत की गई। 2021 में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अब हम जानेंगे। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि एग्जाम को लेकर आज आपका जो टेस्ट पेपर आना था वो आज आया नहीं था मॉर्निंग में, वो टेस्ट पेपर आपको कल मिलेगा, ठीक है। और आप जो टेस्ट दे रहे हैं, यदि कोई पोर्शन आपका कमजोर है और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप ग्रुप पे बेहिचक पूछिए। जिन लोगों ने ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं उन सबके आंसर हम क्लास स्टार्ट होने के पहले ही दे देंगे, ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम देखते हैं। भारत का टीकाकरण कार्यक्रम जो है विश्व के सबसे बड़े जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। क्यों? क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। भाई जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो उतना ज्यादा काम करेगा, उतना बड़ा काम करेगा। अब जिनके पास जनसंख्या ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे, वो किसको टीका लगाएंगे? ये भी बात है, किसका वैक्सीनेशन करेंगे? लोग ही नहीं है, वहां बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। 1978 में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था ये, और 1985 में शहरी क्षेत्रों के बाहर विस्तारित किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम रखा गया, जिसके फुल फॉर्म अभी मैंने पहले बताए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल है और गर्भवती महिलाएं, धात्री और बच्चे इसके लाभार्थी हैं। अब हम मिशन इंद्रधनुष देखते हैं। इसमें से पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएगा मिशन इंद्रधनुष से। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर बढ़ना है और वर्ष 2020 तक इसे बनाए रखना था। ठीक, 2014 में शुरुआत की थी तो 20 तक का लक्ष्य था। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए 7 रोगों के विरुद्ध 7 टीकों को समाहित करता है। ठीक है, सबसे पहला आता है तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस और खसरा यानी मीजल्स। ये इसके अतिरिक्त अन्य टीकों जैसे खसरा रुबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो, इन टीकों को भी सम्मिलित करने के पश्चात इनकी संख्या जो है ये 12 हो गई है। ठीक, साथ ही कुछ चुने हुए राज्यों और जिलों में जापानी इंसेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस के टीके भी प्रदान किए जाते हैं। इस सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। अब हम देखेंगे सघन मिशन इंद्रधनुष को। दिसंबर 2018 तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के लिए 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। ये याद रख लेना कब इसकी शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना है जो नियमित टीकाकरण का लाभ नहीं ले पाए हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 ये 2017 में प्रारंभ हुआ। लाभार्थी इसकी कौन है? गर्भवती महिलाएं, बच्चे, और इसका उद्देश्य क्या है? 2020 के स्थान पर 2018 तक
90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। अब इसके बाद आता है मिशन इंद्रधनुष 2.0। ये कब प्रारंभ हुआ? 19-20 में। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 फरवरी 21 में प्रारंभ हुआ। और उद्देश्य क्या है इसका? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसके लाभार्थी कौन है? कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं। आपको याद होगा कि जब कोविड-19 हो रहा था तो ये सारे टीकाकरण सत्र खत्म कर दिए गए थे, VHND नहीं मनाया जा रहा था, तो ऐसे बच्चों को जब टीका छूट गया था वो इन सबको बाद में दिया गया। उसके लिए बहुत सारे मॉप अप राउंड लगाए गए थे। मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये 7 फरवरी 2022 से जयपुर से प्रारंभ हुआ था। इसमें गर्भवती महिलाओं और 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचाना है। ठीक, और अब आता है मिशन इंद्रधनुष 5.0। इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में हुई। इसमें मुख्यतः मीजल्स और रुबेला पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष 5.0 में किन बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मीजल्स और रुबेला पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया। ये याद कर लेना, ये फैक्ट एग्जाम में आ सकता है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम EPI के रूप में हुए। 85 में वही है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में बदल गया। कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण से छूटे लोगों को कवर करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना शुरू की गई। इसको स्टार लगा के याद करना कि कोविड-19 में जो छूट गए थे उस समय में, तो क्या ये सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 से इनको छूटे लोगों को कवर किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण नीति वर्ष 1975 में अपनाई गई। इसका शुभारंभ के बाद ही EPI प्रारंभ हुआ। 85 में वही है UPI यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये देखो सारे फुल फॉर्म यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। इंद्रधनुष के तहत कवर की जाने वाली बीमारियां, तो मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज को शामिल किया गया। उनके खिलाफ टीकाकरण शामिल है, जिसमें है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB या क्षय या इसी को तपेदिक भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B संक्रमण, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन। अच्छा, ये जो है ना न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, ये निमोनिया के लिए लगती है। वैक्सीन का नाम यहाँ पे लिख गया है तो इसको काट लेना, ये बीमारी नहीं है, वैक्सीन का नाम है, इसको कट कर लेना। और फिर ये खसरा रुबेला। ठीक है, तो ये 12 बीमारियां हो गई। ये 12 बीमारियां याद कर लेना। एग्जाम में इनमें से कोई 1-2 बीमारी पूछ लेगा कि कौन सी शामिल है कौन सी नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए 12 अच्छे से। ठीक है, अब आता है, हाँ आगे और पढ़ लेते हैं। हालांकि जापानी इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम देश के चुनिंदा जिलों में किया जा रहा है। मतलब जहां पर ये बीमारी है उसको टारगेटेड करके वहां पर टीकाकरण इसका जरूर किया जा रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत साल 2014 में पोलियो और साल 2015 में मातृ एवं नवजात टिटनेस का उन्मूलन हुआ है। ठीक है, टीकों का संक्षिप्त परिचय। अब हम देखेंगे कि टीकों के बारे में, वैक्सीन के बारे में थोड़ा उनका डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले BCG का टीका। यह टीका तपेदिक यानी TB की बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है। यह बीमारी एक जीवाणु यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जनित बीमारी है। फेफड़े प्रभावित होते हैं, हड्डियों, जोड़ों और मस्तिष्क को भी विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन, है ना, ये उसका फुल फॉर्म है BCG का, बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। ये शिशुओं को ट्यूबरकुलोसिस, मेनिरालाइटिस और संचारित TB से बचाने के लिए दिया जाता है। इनको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। इन पे स्टार बना लो, सारे जिसपे मैंने अंडरलाइन करी है वो सारे याद होना चाहिए कि TB है। BCG किसके लिए लगता है? TB के लिए। किससे फैलता है? जीवाणु से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको रोकने के लिए इसका टीका लगाते हैं। मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुआ? फेफड़े, हड्डी, जोड़ों पे भी मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। BCG का तात्पर्य क्या होता है? ये बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन, ये शिशुओं को ट्यूबरक्यूलर
मेनिरालाइटिस और संचारी टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। इतनी चीज याद करनी है, ठीक। अब आता है ओपीवी, और ये जन्म के 24 घंटे के अंदर लग जाता है, ये भी ध्यान रखो। पैदा होते से ही बच्चे को जो है 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगाते हैं। अब आता है ओपीवी। ओपीवी का तात्पर्य क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बच्चों को पोलियोमेलाइटिस से बचाता है, ठीक है। ड्रॉप पिलाते हैं। पोलियो का ड्रॉप भाई हर किसी ने देखा है, 2 बूंद जिंदगी की, सबको पता है, बस अपन को याद कर लेना है। ओपीवी को जन्म के समय दिया जाता है, इसे 0 खुराक देते हैं। सर ने बताया था ओपीवी 0। 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती हैं, और बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की आयु में दी जाती है। यह वैक्सीन मुंह के माध्यम से दी जाती है, मतलब ओरल देते, ड्रॉप से पिला देते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी टीकाकरण। अब ये टीका हेपेटाइटिस बी नामक वायरस जनित संक्रामक बीमारी की रोकथाम करता है। यह बीमारी एचआईवी से भी ज्यादा संक्रामक बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से बचाता है। वैक्सीन देने का समय हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर 24 घंटे के भीतर दिया जाता है, ठीक है। अब आती है पेंटावैलेंट वैक्सीन। ये वैक्सीन मुख्य रूप से 5 बीमारियों को रोकने के लिए लगाई जाती है। जिसमें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी यानी हिब, इसको देखो हिब भी कहते हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब रोग भी सम्मिलित है। यह रोग बच्चों को नाक गले में पाई जाने वाली जीवाणु के कारण होता है। यह बीमारी बच्चों को गंभीर निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारण बन सकती है, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस यानी वही काली खांसी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन है। 3 खुराकें 6, 10, 14 सप्ताह की आयु यानी और 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है। अब आते हैं रोटावायरस वैक्सीन पे। आरवीवी, रोटावायरस वैक्सीन, ये आरवीवी का फुल फॉर्म है, रोटावायरस वैक्सीन। ऐसा नहीं हो एग्जाम में आरवीवी देख के आप डर गए कि ये क्या है। रोटावायरस वैक्सीन, ये रोटावायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा देता है। वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह में 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती हैं। पीसीवी, पीसीवी क्या है? वही न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है ना, तो ये हिंदी में लिखा है न्यूमोकोकल संयुक्त टीकाकरण, पीसीवी। ये शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। मीजल्स यानी खसरा, बच्चों को मीजल्स से बचाने के लिए मीजल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। मीजल्स या एमआर की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 माह तक दी जाती है। जेई टीकाकरण, जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण है। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा देता है। वैक्सीन देने का समय जेई वैक्सीन की 2 खुराकें दी जाती है। पहली खुराक 9 महीने पूरी होने पर दी जाती है। डीपीटी बूस्टर, यह टीका मुख्य रूप से डिप्थीरिया, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, पर्टुसिस नामक जीवाणु जनित बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया जाता है। डिप्थीरिया बीमारी श्वास नली, भोजन नली को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। टिटनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है, जो हर जगह मिट्टी में मौजूद होता है। काली खांसी बोर्डटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के संक्रमण से फैलती है। इसका लक्षण बच्चों में बार बार रक्त के साथ खांसी का आना। डीपीटी वैक्सीन 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है, जिसे डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक कहा जाता है। डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक 5 से 6 वर्ष की उम्र में दी जाती है। टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया, तो टीडी वैक्सीन को किशोर और प्रौढ़ वयस्कों में डिप्थीरिया के खिलाफ दिया जाता है। यूआईपी के तहत टीडी वैक्सीन से बदल दिया गया इसे। अब टिटनेस एंड एडल्ट डिप्थीरिया टीडी का टीका लगाया जाएगा। टीडी वैक्सीन 10 से 16 वर्ष की उम्र तक के किशोरों और गर्भवती महिलाओं को लगाई जाएगी, ठीक है। तपेद टीकाकरण संबंधी अब प्रमुख रोग और लक्षण। देखो मैं इसको पाठ जैसा तो पढ़ दे रही हूँ, जहां समझाने वाली चीजें वो मैं समझा भी दे रही हूँ, लेकिन याद आपको जरूर करना है।
क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे ना तब तक ये काम बनेगा नहीं। याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के बारे में ये जितना लिखा हुआ है ये सारा आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। जैसे अपना नाम याद है ऐसे ये सब भी याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, तपेदिक या टीबी की बीमारी देखते हैं। तो टीबी क्या है? एक जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब एक से दूसरे में। यह संक्रमित जानवरों के कच्चे दूध का उपभोग करने से कोई व्यक्ति टीबी की एक और किस्म होती है बोवाइन तपेदिक से संक्रमित हो सकता है। मान लीजिए कोई जानवर संक्रमित है तो और उसके कच्चे दूध का, जनरली आपने देखा होगा जब कोई दूध आता है घर पे तो सबसे पहले उसको उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है, ताकि यदि उसके अंदर कोई रोगाणु जीवाणु है तो वह सब समाप्त हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो ऐसे यदि कच्चे दूध का उपयोग कर लिया वो संक्रमित वाला तो इससे बोवाइन तपेदिक से संक्रमित हो सकता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। इसकी रोकथाम बैसिलस कलमैट गुरिन BCG का टीका जो है इसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आमतौर पर बच्चों के नाक और गले में पाया जाने वाला जीवाणु है। 6 प्रकार के हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा होते हैं। इन 6 प्रकारों में से हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा प्रकार बी या हिब सभी गंभीर हैं, मतलब ये इसके जितने टाइप है ना ये सारे गंभीर है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा संक्रमण में से 90% का कारण बनता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में हिब गंभीर निमोनिया और मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है, यानी निमोनिया भी होगा तो वो एकदम गंभीर प्रकार का हो जाएगा। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो बुखार, ठंड, खांसी, तेजी से सांस लेना, छाती की दीवार का संकुचन आदि इसके प्रमुख लक्षण है। मेनिंजाइटिस प्रभावित बच्चों में बुखार, सिरदर्द, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, गर्दन में अकड़न और कभी कभी भ्रम या बदली हुई चेतना की स्थिति हो सकती है। संक्रमण छींक, खांसी के बूंदों के माध्यम से यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वैसे बच्चे जो स्वस्थ हैं परंतु उनके नाक और गले में वायरस मौजूद है वे सभी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। रोकथाम, बच्चे में टीका पेंटावैलेंट टीके में निहित है, लगाकर हिप संक्रमण और इसकी जटिलताओं को रोक सकते हैं। रोटावायरस, तो रोटावायरस क्या है? रोटावायरस स्ट्रेटोएटेरिटिस एक अत्यंत संक्रामक दस्त है जो छोटी आंत के रोटावायरस के संक्रमण के कारण होती है। ये शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त का कारण बनता है और गंभीर निर्जलीकरण के कारण 3 से 12 महीने के आयु के बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। देखो निर्जलीकरण क्या होता है कि जैसे बच्चे को यदि दस्त होते हैं, लूज मोशन होता है, तो क्या होता है उसकी बॉडी में जो पानी रहता है ना वो सब के अवशोषित होता नहीं है, उसमें पानी पिया, दूध पिया, अवशोषित, और वो सब बाहर निकलते जाता है, तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन को ही निर्जलीकरण कहते हैं कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि यदि किसी बच्चे को या किसी बड़े को भी यदि दस्त होते हैं तो ORS का घोल देना चाहिए, उससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती, ताकि आप किसी और उसमें नमक और चीनी मिला होता है ORS में, तो उससे शरीर में ताकत बनी रहती है, नहीं तो ये लवण कम हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो हल्के ढीले मल से लेकर गंभीर पानी के दस्त और उल्टी होने के कारण निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है। संक्रमण या रोग मल तथा मौखिक मार्ग से फैलता है, मतलब दूषित भोजन वगैरह करने से इससे भी फैलता है। यह वातावरण में स्थिर रहता है और दूषित भोजन, पानी और वस्तुओं के माध्यम से फैल सकता है, वही मैंने बताया दूषित भोजन। रोकथाम क्या है? बच्चों को रोटावायरस का टीका लगाकर हम इसे संक्रमण और इसकी जटिलताओं को रोक सकते हैं। किसी भी प्रकार के दस्त के दौरान ORS अवश्य देना चाहिए, ORM लिखा है, इसको S कर लेना, S, ठीक है। अब न्यूमोकोकल रोग, तो न्यूमोकोकल रोग क्या होता है? न्यूमोकोकल बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जिसे न्यूमोकोकस भी कहा जाता है, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारियों का एक समूह है। कुल मिलाके ये एक निमोनिया है। इन बीमारियों में से सबसे गंभीर निमोनिया मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह का संक्रमण है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 5 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों में जीवाणु निमोनिया का प्रमुख कारण है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? निमोनिया, बैक्टीरियमिया, सेप्सिस, रक्त प्रवाह संक्रमण, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस,
रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क को ढकने और सुरक्षित रखने वाली झिल्ली और तरल पदार्थ में संक्रमण, मध्यकाल का संक्रमण, ओटिटिस मीडिया, ये मैंने एक दिन पढ़ाया था, मध्यकाल का संक्रमण, साइनसिटिस, ब्रोंकाइटिस आदि बीमारियों में इसके लक्षण दिखते हैं। अब ये संक्रमण न्यूमोकोकस व्यक्ति से व्यक्ति तक फैलता है, खांसी, छींकने और निकट संपर्क में आने के कारण, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलेगा। अब इसकी रोकथाम, इन बीमारियों को पीसीवी की 3 खुराक से रोका जा सकता है। छठे और 14वें सप्ताह में 2 प्राथमिक खुराक, 9 माह पर 1 बूस्टर खुराक के साथ एमआर की पहली खुराक। ठीक है, ये इसके डोजेस हैं। अब एक खसरा, तो खसरा रोग एक वायरस से होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है या उन बच्चों में मौत का एक महत्वपूर्ण कारण है जो कुपोषित हैं, भीड़ भाड़ वाले सघन इलाकों में रहते हैं। रूबेला आमतौर पर बच्चों में एक छोटी बीमारी होती है, लेकिन जब संक्रमण गर्भावस्था की शुरुआत में होता है तो बच्चे में आजीवन गर्भपात, भ्रूण मृत्यु, मृत प्रसव और जन्मजात दोषों का कारण बन जाता है। इसके लक्षण क्या है? दस्त के कारण निर्जलीकरण, कुपोषण, मध्य कान की सूजन, निमोनिया, अंधापन, एन्सेफलाइटिस यानी मस्तिष्क संक्रमण आदि इसके लक्षणों में शामिल है। इसका संक्रमण, इसका वायरस संक्रमित लोगों की नाक और गले के स्राव से, वही छींकने खांसने से हवा में फैलता है। रोकथाम क्या है? खसरा रुबेला युक्त टीका, एमआर का टीका लगाना चाहिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई वायरस के कारण होने वाला मस्तिष्क का एक संक्रामक रोग है। भारत के कुछ राज्यों में कहीं निश्चित क्षेत्रों में पाया जाता है। जेई रोग के 20 से 30% मामले जानलेवा होने के साथ साथ यह 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर बीमारी और मौत का कारण बन सकता है। लक्षण क्या है? यह रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को साल के किसी भी समय बुखार की तीव्र शुरुआत और मानसिक स्थिति में परिवर्तन, भ्रम स्थिति, भ्रांति, कोमा, बात करने में असमर्थता के लक्षणों सहित और दौर की एक नई शुरुआत से हो सकता है। संक्रमण क्या है? इसे जेई का वायरस जो है मच्छरों द्वारा फैलता है। यह वायरस आमतौर पर पक्षियों, घरेलू जानवरों, विशेष रूप से सुअरों को संक्रमित करता है जो इनके प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। लोग इस रोग की चपेट में तब आते हैं जब कोई मच्छर किसी संक्रमित जानवर को काटने के बाद उन्हें काटता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जानवर संक्रमित है और मच्छर ने उसको काटा और फिर वो किसी इंसान को काट दे तो वो जो है इंसान भी संक्रमित हो जाता है। इसकी रोकथाम क्या है? यह रोग काबू पाने के लिए अधिक जोखिम वाले जिलों में 1 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को लक्षित अभियानों के अंतर्गत टीकाकरण किया जाता है और उसके बाद इस टीकों को जिले के यूआईपी में शामिल किया जाता है। 9 महीने से 2 वर्ष के सभी बच्चों को जेई की 2 खुराक उपलब्ध कराई जाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूंगी, यह बीमारी मध्य प्रदेश में नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है ना। ये कुछ विशेष जगहों पर ही होती है। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, फिर भी पढ़ना आपको सब है। ठीक, अब टीकों का प्रबंधन एवं शीत श्रृंखला प्रणाली, इसके अलावा एक बात और, जो आपके सिलेबस में जो जो बीमारियां और जो जो टीके लिखे, स्पेशली जैसे टीबी लिखा है उसको अच्छे से उसकी सारी चीजें याद कर लो, है ना। और टीबी के अलावा एड्स लिखा है, एड्स को सारा याद कर लो, यानी जिसका नाम लिखा है उसके आजू बाजू की सारी चीजें याद कर लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा जो सिलेबस में लिखा हुआ है। आपने उसके आसपास की सारी चीजें याद कर ली, आपको सारा कुछ बन जाएगा। सबसे पहले सामने सिलेबस ही रखिए, देखिए सिलेबस में क्या लिखा है। सिलेबस में टीबी लिखा है तो टीबी के बारे में सारा याद कर डालो। फिर मान लीजिए एड्स लिखा है, एड्स के बारे में सारा याद कर लो। फिर कोई और बीमारी लिखी है, उसके बारे में सारा याद कर लो। बाकियों को पढ़ लो, पर याद तो एकदम कंठस्थ कर लेना जो सिलेबस में लिखा है, एक एक शब्द। आप क्वेश्चन पेपर में मुझे याद करेंगे जब देंगे कि हाँ मैम ने सही बताया था, जो हमने सिलेबस में लिखा है ये बिल्कुल वहीं से प्रश्न उठ के आया है, वहीं से प्रश्न बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं। सिलेबस को सामने रख के और फिर पढ़ना है, उसको भूलना नहीं है सिलेबस को।
इसलिए कल मैंने सिलेबस वाला वीडियो भी भेजा था कि और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, एक बार और रिवाइज कर लो, और जब भूल जाओ तो वापस वीडियो देख लो कि हाँ सिलेबस में क्या क्या दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। टीकों का प्रबंधन और शीत श्रृंखला प्रणाली, इसमें से पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आया था, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये आपकी समझ के लिए हमने दिया है ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, तो टीके संवेदनशील जैविक पदार्थ होते हैं जो ताप, ठंड एवं प्रकाश से धीरे धीरे कमजोर होते हैं, जिससे रोगों को रोकने की उनकी क्षमता कम होती जाती है। यह प्रक्रिया तब बहुत तेज हो जाती है जब टीकों का तापमान निर्धारित ताप से ऊपर या नीचे हो जाता है। ठीक है, और टीकों को उचित तापमान पर रखकर उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। टीकों की संवेदनशीलता, अब ये देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आप समझो बात को। जो टीके बनते हैं, जो दवाइयां बनती हैं, उनको एक निश्चित उनका टेम्परेचर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बर्फ जमाते हैं, आपने फ्रीजर में बर्फ पानी रखा तो बर्फ जम गई फ्रीजर में। ठीक है, अब आप अगर फ्रीजर से उस बर्फ को निकाल कर फ्रिज में रख देंगे तो क्या बर्फ बर्फ रहेगी? नहीं, वो पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उतने टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। वापस उसी को आप फ्रिज में रख देंगे तो पानी तो बन जाएगा, पानी वापस बर्फ बन जाएगी, पर यहाँ ये हमारे टीके की संवेदनशीलता है वो कम हो जाएगी, उसकी वो जो कर सकता है ना उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो टीकों को रखने के लिए एक कोल्ड चेन सिस्टम होता है, जिसमें उनको एक मिनिमम टेम्परेचर पे जो एक फ्रीजर रहता है उसमें टेम्परेचर सेट करके फ्रिज या फ्रीजर में उन इंजेक्शंस को रखा जाता है, उन दवाइयों को रखा जाता है। लाइट का संपर्क नहीं रहता, डार्क रूम रहता है ना, ताकि वो जो टीके हैं लंबे समय तक चल सके। दूसरा, उनकी जो पावर है, मतलब जो उनकी क्षमता है वो कम नहीं हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं टीकों की संवेदनशीलता देखने। तो सामान्यतः टीकों को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य तापमानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो ये टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इससे ज्यादा या कम गर्मी या ठंडी के कारण वे अपनी क्षमता स्थायी रूप से खो देते हैं, मतलब वो कोई काम के नहीं रहेंगे, उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर वो मान लो कि वो पानी ही हो जाएंगे। कुछ ऐसे टीके भी होते हैं जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के साथ क्रिया करके विषाक्त रूप धारण कर लेते हैं, मतलब जहर टाइप हो जाते हैं, जो शॉक सिंड्रोम यानी सदमा का कारण बनते हैं। इसलिए ऐसे टीकों को 4 घंटे के भीतर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो गर्मी के प्रति संवेदनशील टीके सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो बीसीजी, ओपीवी, आईपीवी। ठीक है, आपने देखा होगा ये ओपीवी आईपीवी को तो बिल्कुल देखा होगा आपने। बीसीजी तो छोटे बच्चों को लगाते, तुरंत लगा देते जन्म के बाद, और ओपीवी आईपीवी आपने देखा होगा, एक वो बॉक्स रखते हैं, उसके अंदर वो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, वो तुरंत खोलते हैं बॉक्स को, निकालेंगे, पिलाएंगे ड्रॉप को, वापस उसी के अंदर बंद करके रख देते हैं। ठीक है, और ठंड के प्रति संवेदनशील सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो हेपेटाइटिस बी, पीसीवी, पेंटा, आईपीवी, डीपीटी और टीटी। ठीक है, कभी आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो लोग जैसे कभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कभी उनको इंजेक्शन के लिए सजेस्ट किया, तो कुछ बीमारियों के इंजेक्शन तो ऐसे ही वो अलमारी में रखे रहते, उसने निकाला दे दिया, ये लो ले जाके लगाओ। लेकिन कुछ इंजेक्शन रहते हैं जो वो फ्रिज में रखता है एक टेम्परेचर पे, और फ्रिज से निकाल के तुरंत देता है कि भाई इसे लगवा लो, या घर ले जा रहे हो तो फ्रिज पे ही रख देना। ठीक है, अब पीएचसी स्तर पर टीकों का प्रबंधन, तो सभी टीकों को आईएलआर में रखा जाता है। आईएलआर यानी इम्यूनलाइजर लॉकर रैक। ठीक है, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये एक उपकरण है। इसमें वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए आइस पैक का इस्तेमाल किया जाता है। पोलियो का टीका 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर रखा जाता है। ओपीवी, एमआर, बीसीजी, आरवीवी, जेई टीके गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं, जमने पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, पीसीवी, आईपीवी, डीपीटी और टीटी तुलनात्मक रूप से गर्मी के प्रति स्थिर होते हैं। इन टीकों को जमना नहीं चाहिए
ये 0.5 डिग्री सेल्सियस पर जम जाते हैं। देखो टेम्परेचर भी दिया है कि किस टेम्परेचर पे ये जम जाएंगे। अब ये है टीकाकरण कार्यक्रम, ये लिखा है टीका और ये लिखा है कब दिया जाना। इसको मैं पढ़ के क्या सुनाऊं, ये आपको सब आता है। तो इसको जो है, इसको पहले भी ग्रुप में शायद शेयर किया था मैंने, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। इसमें सारा दिया है कि गर्भवती स्त्रियों के लिए क्या है TT1, TT2, TT बूस्टर। मतलब पहले ये TT1 कब है, गर्भावस्था के शुरुआत में, फिर ये 4 सप्ताह बाद, TT1 के 4 सप्ताह बाद। और यदि वो महिला पिछले 3 साल के अंदर गर्भवती हुई थी और उसको टिटनेस लगा था, तो फिर उसको सिर्फ TT बूस्टर लगेगा। ठीक है। फिर ये शिशु के लिए दिया है BCG, हेपेटाइटिस B, OPV 0, OPV 1, 2, 3, DPT 1, 2, 3, हेपेटाइटिस B 1, 2, 3, सब इसके सप्ताह दिए, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह। खसरा 9 से 12 माह और विटामिन ए पहली खुराक 9 माह में खसरे के टीके के साथ। फिर ये बच्चों के लिए है DPT बूस्टर, OPV। फिर JE MR विटामिन ए दूसरी से 9वीं खुराक तक। ठीक है। और DPT बूस्टर और TT। हाँ, अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये क्या है, ये न्यूट्रिशन वैल्यू है जो आपको जो है, इसके पहले हमने बोला था ICC 2020 वाली जो रिपोर्ट रहेगी वो हम आपको बता देंगे ये क्या है। तो ये न्यूट्रिशन है कि किसको क्या चाहिए, मेल्स के लिए है ना। ये पूरी टेबल हमने इसलिए दे दी है, आप सबका पढ़ लीजिए। तो मेन चीज आयरन और कैल्शियम और आयरन, ये 2 ही मेन है ना, ये 2 पे फोकस करिएगा। और आयोडीन, ये 3 चीज तो सबकी याद कर लेना भाई। ये 3 चीजें कैल्शियम, आयरन और आयोडीन की कितनी कितनी मात्रा है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा प्लीज। ऐसे ये फीमेल्स का भी है। कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, ये फीमेल्स के लिए है। और ये सप्लीमेंट्री ये समरी ऑफ रिकमेंडेड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियंस के लिए है। तो ये अब इन्होंने पहले क्या रिपोर्ट दी थी, अभी क्या रिपोर्ट दी है। एक फॉर एग्जांपल एक मैं बता दे रही हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे एडल्ट मैन जो नॉर्मल वर्क करते हैं, मतलब जो सेडेंट्री वर्क करते हैं, जो बहुत ही समझिए लाइट वर्क करते हैं, जो मतलब जो खाना खाए ऑफिस में गए बैठ गए हैं, अब कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेल्स के लिए बता रही हूँ। तो पहले ICMR 2020 में उसने 2320 कैलोरी पर डे बोला था, अब उसने 2110 कैलोरी पर डे बोल दिया। देखिए -210 कैलोरी को कम किया। मतलब आपको इतना खाना कम खाना है ताकि आप जो बैठे बैठे काम करते हो ना, तो आपको कहीं शुगर, मोटापा, BP ये सब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि खाना कम खाइए, इतनी कैलोरी कम खाइए। और जबकि हैवी वर्कर जो है, हैवी वर्क करने वाले को इतनी उसकी बस -20 घटाइए, वो कितना खा सकता है ये देखो उसका, और एक कम काम करने वाले का आप अंतर देख लो, 2470 या 2110 है। ठीक है। तो ऐसे ही वुमेन्स के लिए भी, इन्फेंट के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी, ये सबके लिए दिया हुआ है। और ऐसे ही एनर्जी रिक्वायरमेंट भी दी हुई है, ये सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ये आपके पढ़ने और समझने के लिए है, सारा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ आप एडल्ट वुमेन का याद करिएगा, उसमें भी प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग, ये वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिर भी वुमेन का पूछ सकता है, वुमेन में मेरे को ऐसा लगता है कि वुमेन का सारा याद कर लेने लायक है। बाकी जो है, बाकी एडल्ट मैन में भी ये 3 याद करने के लिए ठीक है, बाकी ये इनका नहीं पूछेगा। चलिए अब ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो BCG का टीका जो है हमेशा किस जगह लगाया जाता है, बाईं ऊपरी या बाह पर। टीकों की 2 डोजों के बीच कितने समय का अंतराल होना चाहिए, 4 सप्ताह का। विटामिन ए, ये TT है यार, यहाँ पे TT छूट गया है, ये TT आएगा यहाँ पे। TT के 2 टीकों की 2 डोज के बीच कितना, 4 सप्ताह का। विटामिन ए के किसी बोतल को खोलने के पश्चात कितने समय तक उपयोग में लाया जा सकता है, 8 सप्ताह तक।
डायरिया के उपचार में ORS के साथ जिंक की कितनी डोज दी जानी चाहिए? 10 मिलीग्राम की गोली 14 दिनों के लिए, 2 से 6 माह के शिशु के लिए। 20 मिलीग्राम की गोली 14 दिनों के लिए, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, ये दोनों का अलग अलग दिया है, इसको याद कर लेना। ये इसकी मात्रा पूछी जा सकती है एग्जाम में। एक 6 माह के बच्चे को कौन कौन से टीके दिए जा सकते हैं? BCG, पेंटा, OPV 1। एक 9 माह के बच्चे को कौन कौन से टीके दिए जा सकते हैं? BCG, पेंटा, OPV, MR, RBV और PCV और JE। ठीक है, ये सब के फुल फॉर्म मैंने सारे पहले पढ़ा दिए हैं। एक ही अंग में लगने वाले 2 टीकों के बीच कितनी दूरी होना चाहिए? 1 इंच। 12 माह के बच्चे को जिसे अभी तक कोई टीका नहीं दिया गया है, उसे कौन कौन से टीके दिए जा सकते हैं? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। DPT A, OPV 1, MRA, JE 1 और विटामिन A का घोल, इतने दिए जा सकते हैं। 1 माह से 5 वर्ष के बच्चे को जिसे अभी तक कोई टीका नहीं दिया गया है, उसे कौन कौन से टीके दिए जा सकते हैं? DPT 1, OPV 1, 2, 3, मीजल्स 1, 2, JE 1। 5 से 7 वर्ष के बच्चे को जिसे अभी तक कोई टीका नहीं दिया गया है, उसे कौन से टीके दिए जा सकते हैं? DPT 1, 2, 3, DPT बूस्टर डोज। जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी। DPT, हेपेटाइटिस बी, IPV और पेंटावैलेंट टीकों को शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में। ठीक है, मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में। BCG का टीका किस आयु तक के बच्चों को दिया जाता है? 1 वर्ष तक। यदि BCG टीका देने के पश्चात यदि कोई निशान नहीं दिखाई देते तो क्या फिर से बच्चे को टीका देना चाहिए? नहीं। पहले ये जो BCG का टीका लगता था ना पुराने जमाने में, तो वो जहां टीका लगता है वो पूरा पक जाता था। अभी थोड़े दिन पहले ये BCG का टीका फिर से सबको लगाया जा रहा था, तो लोगों को काफी बुखार आ रहा था और वापस से उनके उतनी जगह में वो ऐसा पक गया था, मवाद जैसा बन जाता है, पक जाता है, फिर फूटता है। 1 महीने से कम आयु के नवजात शिशु को BCG के टीके की कितनी डोज दी जाती है? 0.05 ml। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज को जन्म से कितने घंटे के भीतर दी जानी चाहिए? 24 घंटे के भीतर। हेपेटाइटिस बी टीका कितनी उम्र तक के बच्चों को दिया जाता है? 1 वर्ष तक के। पेंटावैलेंट टीके के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? 5 एंटीजन, डिप्थीरिया, परसुसिट, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा बी। ये बीमा नहीं है, बी है ना, मां हटा लेना। क्या रोटा वायरस टीका बच्चे के दस्त को पूरी तरह से रोकने में सक्षम है? नहीं। रोटा वायरस टीका की पहली डोज के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 1 वर्ष। IPV टीका क्या है? IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन अर्थात निष्क्रिय पोलियो टीका है। ठीक है, ये भैया इसको याद कर लेना। क्या IPV का प्रतिस्थापन OPV होता है? नहीं, IPV इंजेक्शन से देते हैं और पोलियो जो है OPV बूंद। IPV की 2 डोज के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 8 सप्ताह। ये भाई ये वाले इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट हैं। कितनी उम्र के बच्चे को मीजल्स रूबेला का पहला टीका दिया जाता है? 9 माह। क्या खसरा और JE के टीके एक साथ दिए जा सकते हैं? हाँ। और PCV का पूर्ण रूप क्या है? PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। अब ये है कुपोषण, तो ये कुपोषण वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे कल। आज आपका यहाँ पर टीकाकरण का सारा टॉपिक होता है समाप्त। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सब याद कर लेंगे और आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सभी को अच्छा परफॉर्म करना है और यहाँ जितने लोग हैं सभी को सिलेक्ट भी होना है ना। तब हम बड़ी पार्टी देंगे और आप सब पार्टी में इनवाइट रहेंगे, तो सभी को सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।